जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, ब्रजमोहन महेश को बताता है कि उसका मंदिर जाने का क्या मकसद है। वो बताता है कि उसे अपने भाई की आत्मा को श्राप मुक्त कराना है। ब्रजमोहन महेश को बता रहा होता है कि उसके भाई किशोर के साथ उस मंदिर में उस दिन क्या हुआ था। अगर आप इस कहानी को शुरू से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब आगे। किशोर ने हीरे जवाहरात से भरे हुए कलश को हाथ लगाया ही था कि तभी एक तेज कड़कड़ाती हुई बिजली का प्रभाव किशोर को अपने हाथ पर महसूस होता है। उस कड़कड़ाती हुई बिजली का प्रभाव इतना तेज था कि किशोर झटके से नीचे गिर गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, आह, ये कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किशोर कुछ समझ पाता कि तभी उसकी नज़र पास में ही बांधी गई नाग की चौकी पर पड़ती है। वो बोलता है, ये नाग की चौकी धन की रक्षा के लिए अभिमंत्रित करके बांधी जाती है। इस चौकी के कारण ही नाग धन की रक्षा करते हैं। लेकिन किशोर समझ नहीं पाता कि ये नाग की चौकी है। वो बोलता है, ये तो कुछ तंत्र विद्या जैसा लग रहा है। यदि मुझे धन पाना है तो तंत्र विद्या खंडित करनी ही होगी। अनजाने में किशोर नाग की चौकी को तंत्र विद्या समझकर नष्ट करने लगता है। वो बोलता है, इस तंत्र विद्या को खंडित करते ही मुझे धन को पाने में कोई बाधा नहीं होगी। और जैसे ही किशोर ने नाग की चौकी को नष्ट किया, वहाँ एक विशाल सफ़ेद नाग प्रकट हो गया, जिसे देखकर किशोर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, हे भगवान, इतना बड़ा नाग, वो भी सफ़ेद रंग का! वो नाग अपना फन फैलाकर की आवाज़ निकालता है। नाग की चौकी मिटाए जाने के कारण वो सफ़ेद नाग बहुत क्रोध में था। वो सफ़ेद नाग अचानक किशोर के शरीर से बुरी तरह लिपट जाता है। सफ़ेद नाग किशोर के ऊपर पकड़ इतनी मजबूत थी कि किशोर का दम एकदम घुटने लगता है। वो चिल्लाता है, बचाओ, मुझे बचाओ! किशोर के शरीर की हड्डी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। सफ़ेद नाग की पकड़ से छूटते ही किशोर दर्द से तड़पते हुए ज़मीन पर गिर गया। देखते ही देखते वो सफ़ेद नाग एक इंसान के रूप में बदल गया। किशोर सोचता है, ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई इच्छाधारी नाग है? तभी वो इंसान रूपी नाग चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने नाग की चौकी को मिटाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। अब इसका नतीजा भुगतने को तैयार हो जाओ। किशोर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। वो आदमी बोलता है, माफ़ी तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। एक शादारी नाग ने क्रोध में आकर किशोर को एक कठोर श्राप देने का निश्चय किया। वो इच्छाधारी नाग जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस धनपति मंदिर के धन कक्ष में कैद हो जाएगी। किशोर चिल्लाते बोलता है, नहीं, मुझे इतना कठोर श्राप मत दो। इच्छाधारी नाग बोलता है, जिस धन को पाने की लालसा में तूने नाग की चौकी को नष्ट कर दिया, अब तेरी आत्मा हमेशा के लिए उसी धन के पास कैद होकर रहेगी। इस तरह इच्छाधारी नाग ने किशोर की आत्मा को धनपति मंदिर के खुफिया धन कक्ष में हमेशा के लिए कैद कर दिया। और दूसरे दिन ब्रजमोहन और उसके परिवार को किशोर का शव तालाब में तैरता हुआ मिलता है। ये सारी बातें ब्रजमोहन महेश को बताता है और बोलता है, और तब से हम लोग यही सोच रहे थे कि ब्रजमोहन की मौत तालाब में डूबने से हुई है। ब्रजमोहन बोलता है, अब चाहे जो हो जाए, मैं किशोर भैया की आत्मा को श्राप मुक्त करवा कर ही रहूँगा। तभी महेश बोलता है, ब्रजमोहन जी, आपके भाई के साथ इतना कुछ हुआ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। लेकिन मुझे आपके भाई किशोर के बारे में ये सब जानकर बहुत डर लग रहा है। मैं आपके साथ अब आगे की यात्रा नहीं जाऊंगा। ब्रजमोहन चिल्लाते बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो महेश? मैं तुम्हारे बिना धनपति मंदिर अकेले नहीं जा सकता, क्योंकि वो तुम ही हो जिसे धनपति मंदिर का संकेत मिला। अगर मैं अकेले धनपति मंदिर जाकर भैया की आत्मा को श्राप मुक्त करा सकता तो मैं ये तभी कर लेता जब माँ ने मुझे किशोर भैया के श्राप के बारे में बताया था। लेकिन ये कार्य तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता।
बहुत समझाने पर भी महेश ब्रजमोहन की बात को नहीं समझता, क्योंकि किशोर के बारे में जानकर महेश के अंदर डर बैठ गया था। महेश वो सोचता है, चाहे कुछ हो जाए मैं अब और आगे नहीं जाऊंगा। ब्रजमोहन जी के सोते ही मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। रात होते ही ब्रजमोहन और महेश पेड़ के नीचे सो जाते हैं। ब्रजमोहन की आंख लगते ही मौका देखकर महेश वापस जाने की सोचता है। महेश सोचता है, यही सही समय है, ब्रजमोहन जी के नींद से जागने के पहले मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। महेश अपने दबे कदमों से वापस जाने के लिए आगे कदम बढ़ाने लगता है। मुख्य सड़क का रास्ता ढूंढते ढूंढते महेश जंगल में खोता जा रहा था। वो सोचता है, मैं किधर पहुंच गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। दूसरी ओर शीला ब्रजमोहन की चिंता करके परेशान थी। वो अपने कमरे में बैठे सोच रही होती है, पता नहीं ब्रजमोहन जी कहाँ और किस हाल में होंगे, कुछ खा पी रहे होंगे या नहीं। मैंने कितना समझाया था ब्रजमोहन जी को, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। इधर ब्रजमोहन अब भी गहरी नींद में ही सो रहा था, लेकिन तभी अचानक ब्रजमोहन के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है, ब्रजमोहन, ओ प्यारे ब्रजमोहन। आवाज़ सुनते ही ब्रजमोहन चौंक कर जाग उठता है। वो सोचता है, ये आवाज़ तो कर्ण पिशाचनी की है। ब्रजमोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी ब्रजमोहन ने देखा कर्ण पिशाचनी उसके सामने ही खड़ी थी। वो बोलता है, मेरे बुलाए बिना ही तुम यहाँ? कर्ण पिशाचनी बोलती है, क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? तुम मुझसे दूर रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं। कर्ण पिशाचनी बोलती है, लगता है तुम मेरी सारी शर्तें भूल चुके हो। मुझे खुश रखना तुम्हारी शर्त का ही हिस्सा है। कर्ण पिशाचनी ब्रजमोहन को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद कर्ण पिशाचनी ब्रजमोहन से कहती है, आगे का रास्ता पूरी तरह दलदल से भरा है, अब भी वक्त है, वापस लौट जाओ। ब्रजमोहन बोलता है, नहीं, मैं अब वापस नहीं लौट सकता, मैं अपना उद्देश्य पूरा करके ही लौटूंगा। महेश और मैं कल आगे का रास्ता तय करेंगे। ब्रजमोहन की बात सुनकर कर्ण पिशाचनी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम और महेश? महेश तो कब का तुम्हारा साथ छोड़कर भाग चुका है। ब्रजमोहन बोलता है, नहीं, महेश भाग नहीं सकता, आस पास ही कहीं होगा। कर्ण पिशाचनी बोलती है, हाँ है तो आस पास ही, लेकिन वो भाग चुका है, अब भी वक्त है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। इतना कहकर कर्ण पिशाचनी गायब हो जाती है और ब्रजमोहन की चिंता बढ़ने लगती है। थोड़ी ही देर में सूरज की पहली किरण भी अपनी रोशनी बिखेरने लगती है। ब्रजमोहन सोचता है, मुझे जल्द से जल्द महेश को ढूंढना होगा, कहीं वो अकेला किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ब्रजमोहन महेश को ढूंढने तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। ब्रजमोहन सोच रहा होता है, हो सकता है पानी लाने नदी के पास गया हो, मुझे पहले वहीं जाना चाहिए। लेकिन नदी के पास पहुंचकर दूर दूर तक ब्रजमोहन को कोई नहीं दिखाई देता। ब्रजमोहन सोचता है, लगता नहीं महेश यहाँ आया भी होगा। ब्रजमोहन की चिंता महेश को लेकर बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए ब्रजमोहन तेज आवाज़ में महेश को पुकारने लगता है, महेश महेश। पूरे जंगल में वो महेश को खोजता है। ब्रजमोहन की पुकार सुनकर पेड़ पर बैठे पक्षी तक उड़ जाते हैं। ब्रजमोहन महेश को ढूंढता हुआ जंगल में आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी ब्रजमोहन की नज़र जमीन में पड़ी हुई सोने की मोहर पर जाती है। ब्रजमोहन सोचता है, ये बीच जंगल में सोने की मोहर कैसे आई? तभी ब्रजमोहन देखता है, आगे एक सोने की मोहर एक लाइन से बिखरी हुई थी। ब्रजमोहन सोचता है, इतनी सारी मोहरें, वो भी इस तरह रास्ते में, ये कैसे हो सकता है? आखिर रास्ते में इतनी सारी मोहरें क्यों पड़ी थी? क्या ये किसी बात का संकेत था? जंगल में महेश किधर गायब हो गया था? क्या ब्रजमोहन महेश को ढूंढ पाएगा? ये सारे इस कहानी के साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।